अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ईद या ईदी। नावल की राइटर है राहत जबी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। इस बड़े से मेहराबदार बरामदों सतूनों से लिपटी सब्ज पेलों सफ़ेद दीवार पर फैले मोतिया के झुंड वाले घर के 4 पोर्शन थे। बीच में खुला और वसीओ अरीज सहन। लेकिन इससे ये ख्याल मत कीजिए कि इन सब्ज पेलों और मोतिया के झुंड की वजह से ये घर कोई बहुत खूबसूरत और ख्वाबनाक सा मंजर पेश करता था, जहाँ सरे शाम पानी का छिड़काव करके कुर्सियाँ या चारपाइयाँ बिछाकर शाम की चाय पी जाती होगी, और इस गुलाबी शाम में सब्ज वेलों की ताजगी और मोतिया की महक घुल मिल जाती होगी। नाजुक अंदाम शर्मीली व खूबसूरत दोशीज़ाएँ आंचल संभाले सहज सहज कदम उठाती, सुबह की नीलगू फिजा में अपने आंचल में कलियां चुनकर गजरे बनाती और माथे तक हाथ ले जाकर झुंड के पास बिछे तख्त पर बराजमान दादी हजूर को आदाब कहती होंगी, और दादी हजूर सफ़ेद लट्ठे के कल्ब ज़दा गरारे में मलबूस गाँव तकिए से टेक लगाए बेहद तमकनत व गुरूर के साथ चांदी का पानदान संभाले इस छोटी सी सल्तनत पर हुकूमत करती होंगी। यूं भी हो सकता था अगर ये किसी अफसाने का मंजर होता, मगर ये तो हकीकत है। चलें अब इस मंजर की जज़ियात पर भी निगाह दौड़ा लें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। इन बेलों से जो सतून के साथ लिपटने के बजाय इन रस्सियों समेत जो इन्हें ऊपर चढ़ाने को बांधी गई थीं ज़मीन पर बिछी जा रही हैं, या इस खंगर सूखी मिट्टी से भरे गमलों से जिनमें कभी पौधे हुआ करते थे। अब किसी में टूटा हुआ कप पड़ा है तो कोई यूं ही ऊंधा हो गया है। झुंड पर किसी का जोर नहीं। ज़मीन जरखेज़ थी, फैला तो फैलता चला गया। हर सुबह सफ़ेद कलियों से भर जाता, और वो कलियां सुबह को खिलती, खुशबू महकाती और शाम ढले मुरझाकर मिट्टी में मिल जाती। खुश्क पत्तों, टूटी हुई शाखों, मुरझाई हुई कलियों से क्यारी भरी रहती। यूं कुदरती खाद का इंतज़ाम हो जाता। सहन में चारपाइयाँ बिछी बल्कि बिछी ही रहती थीं, बेतरतीब कुर्सियाँ यहाँ वहाँ बिखरी रहतीं। कभी तौफीक होती तो खींच कर बरामदे में कर दी जाती, वरना ज़रूरत क्या है, वहाँ भी तो पड़ी ही है। मुलाजमा आती, इसके नीचे से इधर उधर झाड़ू लगाई, एक कुर्सी इधर एक उधर खींची, सारा कूड़ा क्यारियों में डाला, सबसे नज़र बचाकर सहन के एक तरफ लगे हल्के नीले वॉश बेसन पर रखे खुशबूदार साबुन से हाथ पांव धोए, मुंह रगड़ा, टूथपेस्ट बगल में दबाया और सलाम बीबी कहती ये जा वो जा। कमरों की सफाई बल्कि सफाया तो वो पहले ही कर चुकी होती। किसी की चप्पल गायब, किसी की नई लिपस्टिक, डब्बे से आधा पाउडर उड़ गया, आधी के करीब क्रीम की शीशी खाली। इसके ज़ोरदार सलाम पर तख्त पर ऊँगता वजूद हड़बड़ा उठता। सर्दी हो या गर्मी, ये वजूद यहीं इसी तख्त पर मौजूद रहता। गर्मी है तो पंखे की हवा से एलर्जिक, एसी से नाला। एक अदद पंखी हाथ में लिए वो सारा दिन यहीं गुजार देती। ये दीवार और झुंड इतना सा साया तो सारा दिन फराहम कर ही देता था। अब सोई हैं या जागी, पंखी वाला हाथ बदस्तूर हरकत में है। पता नहीं सोए सोए पंखी झल कैसे लेती हैं। इधर नवंबर का आगाज़ होता, इधर इनका लिहाफ निकल आता। अब लिहाफ में हाय हाय माँ, हाय अल्लाह हाय करती जाती, मगर हीटर के सामने बैठना गवारा ना होता। हीटेड रूम में इनका सांस बंद होने लगता, दिल अलग घबराता। अलबत्ता लिहाफ की बुकल मारकर कोयलों की अंगीठी का धुआं सूंघना और मूंगफली खाना अच्छा लगता था। माशाल्लाह 32 के 32 दांत जो सलामत थे। इनके तख्त का सफ़र सर्दियों में मशरक़ी दीवार से शुरू होता और शाम को मगरबी दीवार के करीब पानी की मोटर के पास जाकर रुकता, कि इससे आगे धूप दीवार पर चढ़ जाती थी और दीवार पर चढ़ना इनके लिए मुमकिन न था। मजबूरन कमरे में जाना ही पड़ता। ये इस घर की दादी मोहतरमा थीं, जो बहरहाल अपनी बहुओं के लिए इतनी भी मोहतरम नहीं, सो तसादम होता ही रहता था। लेकिन आप ये मत सोचे कि इस घर में लड़कियां नहीं रहती। यहाँ एक न दो, पूरी 11 दोशीज़ाएँ पाई जाती थीं। अल्लाह ने इस घर पर रहमतों का पूरा सावन बरसाया था। हर रंग, हर साइज़, हर मिजाज की लड़कियां, बल्कि लड़कियां ही लड़कियां। बापों की जवानी में बाल सफ़ेद हो गए, माओं की रातों की नींदें उड़ गईं। औलाद नरीना सिर्फ एक। दादी के सबसे छोटे बेटे अली अहमद के घर इनकी बीवी मोहसिना इतराई फिरती। बाकी तीनों माओं की उम्मीदों का रुख खुद ब खुद मनम अली की तरफ मुड़ गया। मनम अली जो यहाँ से भागा तो इंग्लैंड जाकर सांस लिया। 5 बरस गुजर गए, फिर नहीं लौटा। माँ बाप बुला बुला कर थक गए, खुद नहीं आया, अलबत्ता पैसे ज़रूर भिजवाने लगा। माओं की नींदें हराम थीं। इतनी लड़कियां कहाँ खपाएंगे, मगर जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। एक एक करके 7 लड़कियां निपट गईं। कोई खुश थी, कोई बहुत ही खुश, कोई परेशान, कोई ससुराल से तंग। बहरहाल 7 सिलें इनके सीने से तो सरकीं। आगे इनका नसीब, किसी के 3, किसी के 4 तो किसी के 2 बच्चे। शौक शौक में इकट्ठी मैके रहने आ जाती, फिर घबरा घबरा कर वापस भागती। नानियों के हाथ पांव फूल जाते। घर का बजट, जगह की तंगी, बच्चों की आपस की लड़ाइयाँ, खेलते तो भी यूं लगता पानीपत की जंग हो रही है। किसी के बच्चे लड़का हैं तो किसी के मासूम, कोई बुद्धू है तो कोई बेहद चालाक।
लड़ाका टॉफियां छीनकर खा रहे हैं तो बुद्धू मार, चालाक आइसक्रीम खा रहे हैं तो मासूम झाड़। कोई पता नहीं कौन किससे छीनकर खा रहा है और किसके हिस्से का झांपड़ किसके पड़ गया। नानियां खालाएं पका पका कर खिला खिलाकर हलकान होती जा रही हैं। वो फिर भूखे के भूखे। किसी की कोई फरमाइश अधूरी रह गई है तो किसी की कोई। शाम को लगता लंगर बट रहा है। रकाबियाँ, प्लेटें, चमचे, हु हा हा, बच्चे आगे आगे, माएँ पीछे पीछे। इसका बच्चा इसके हाथ और इसका बच्चा इसके हाथ लग गया। सारा बजट ख़राब हो जाता। 3 महीने का खर्चा 1 हफ्ते में निकल जाता। सातों तौबा तौबा करके वापस जाती। अब तो बैन लग गया था, कभी इकट्ठे मैके नहीं आना, अकेले भी आना हो तब भी बड़े बच्चे को घर छोड़कर आना है। बच्चे बड़े हो रहे थे। एक एक बात जाकर दादा दादी और बापों को बताते। बल्कि सादिया के मंझले बेटे हन्नान ने तो हद कर दी। दादा का फ़ोन आया तो बड़ी बूढ़ियों की तरह हाथ लहरा लहरा कर कहने लगा, दादा जान नानी तो हद करती हैं। सुबह को चाय के साथ पराठे बनाकर कहेंगी, खाने हैं तो खाओ नहीं तो दफ़ा हो जाओ। और दोपहर में आलू, निरे आलू तलकर रख देती हैं। सादिया ने घबरा कर रिसीवर छीना। नहीं अबू, ये तो बस, इसने वजाहत करनी चाहिए। दूसरी तरफ से हुक्म सादर हो गया, फ़ौरन वापस आओ। लाडले पोते की शिकायत बर्दाश्त कर सकते थे। सादिया रूहानसी होती वापस गई और अब आती भी थी तो बच्चों के बगैर घड़ी भर के लिए। अब इस घर में 4 कवारी लड़कियां अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बैठी थीं। दादी के सबसे बड़े बेटे की सबसे छोटी दुख्तर नूर फातमा, नाजुक, दुबली पतली, खड़े नैन नक्श, शोल्डर कट बाल, साफ रंगत के साथ झुंझलाहट, तिनक मिजाजी और बेजारी का शाहकार। शौक सबसे जुदा, मिजाज सबसे अलग। तालीम, बीए, आदर्श बहुत ऊंचे। किसी लंदन पलट लड़के के रिश्ते की मुंतज़िर, ताकि इस दकियानूसी माहौल से छुटकारा मिल सके। दादी के दूसरे बेटे का आखिरी पीस भी अपनी नौयत का मुनफरिद पीस था, शगुफ्ता जबीं, अपने नाम की तरह शगुफ्ता चेहरा, कदरे फरबही माइल वजूद, बेहद घुंघराले बालों की मोटी सी 2 चोटियां बनाए। फैशन करना, खाना पकाना और बातें भगाना इसके शौक थे। हर ऊट पटांग फैशन, ख्वाह अच्छा लगे न लगे, मगर फैशन करना फ़र्ज है। घर में अक्सर 5 फुट के फरबही माइल वजूद पर ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट में मलबूस नज़र आती। और क्या नज़र आती थी इसका फ़ैसला कोई ना कर सकता था और ना इसे परवाह थी। अलबत्ता इसके फ़ैशनों से दादी ज़रूर कलस कलस कर आधी रह गई थी। दादी के तीसरे बेटे की 2 बेटियां बाकी थीं, मिसबा और रुबीना। मिसबा बड़ी थी मगर दुबली पतली जिसामत, खिलती हुई गंदमी रंगत और अपनी हरकतों की बिना पर रुबीना से छोटी ही लगती। सारा दिन बेड पर औंधे लेटे टीवी देखना, अदाकारों की हिस्ट्री याद रखना, हर महीने 4 अदद डाइजेस्ट पढ़ना और कार्टून बनाना पसंद था। खट्टी इमली, गोलगप्पे और बेसन वाले नान मरगूब ग़िज़ा थी। बीना पर आंखें बंद करके एतबार करती, सो वो फ़ायदा भी खूब उठाती। खुद रुबीना साफ़ रंगत, मुतनासिब जिसामत, भरा भरा वजूद, ख़ुद को सजाने से आगाह, हुस्न को निखारने के टोटके जमा करना, सिलाई करना और मसरूफ़ नज़र आना इसके शौक थे। सारा साल सूटों में से बचे हुए पीस जमा करती और अपनी भांजियों के लिए बेहद खूबसूरत फ़्रॉक बनाती। कोई नहीं कह सकता था कि इनमें बचे हुए कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि घर का सारा काम इसके ज़िम्मे था। दादी की छोटी बहू अपनी तीनों बेटियों को ब्याह कर और बेटे को परदेस रुखसत करके फ़ारिग थीं, सो सारा दिन अल्लाह अल्लाह करतीं। बाकी तीनों बहुओं को ख़ानदानी सियासत, बेटियों के ससुराली बखेड़ों और सास के ख़िलाफ़ महाज खोलने से फुर्सत न थी। दादी को जब ऊँघने से फुर्सत मिलती तो वह रिश्ते वालियों को इकट्ठा किए इन चारों के रिश्ते ढूंढा करती थीं। इन्हीं की कोशिशों के नतीजे में रुबीना की मंगनी हुई थी। चारों बेटों का घर में कोई अमल दखल न था। वो सुबह अपने काम काज के लिए निकलते तो रात ढले ही वापस आते थे। भुना हुआ चटपटा कीमा, पराठे, दही, स्लाइस, जैम, चाय, सहरी पर खासी वैरायटी थी। जिसको जो लेना था ले रहा था, ठूस ठूस कर खाया जा रहा था ताकि सारे दिन के लिए स्टोर हो सके। क्योंकि पहला रोज़ा था इसलिए जोशो खरोश भी ज़्यादा था। सहरी के बाद नूर ने लंबी जमाई ली और कमरे में घुस गई। नमाज पढ़कर सोना नूर फातमा, दादी ने पुकार कर कहा था, मगर वो सुनी अनसुनी कर गई। बीना ने बर्तन समेट कर सिंक में ढेर लगा दिया। तीनों ने नमाज पढ़ी तो मिसबा नींद से बेहाल होने लगी। अरे बीबी, 2 सफ़े कुरान पाक के भी पढ़ लो। दादी दुहाई देती रह गई। वो माँ के घुटने पर लुढ़क गई। कोई बात नहीं अम्मा, दोपहर में पढ़ लेगी। जमीला बेगम ने तरफदारी की। दादी बड़बड़ा कर रह गई। शगुफ्ता और मीना ने आधा पारा पढ़ा। अब ये कोई सोने का वक्त तो है नहीं, रोशनी फैल रही है। हम तो इस वक्त उठकर दूध में मधानी डाला करते थे। इन दोनों को भी जमाइयाँ लेते देखकर दादी ने कहा था, अभी तो दूध भी नहीं आया दादी, और मधानी हमें डालनी नहीं, इसलिए अभी तो सोने दें। आधी रात को उठने से सर भारी भारी हो रहा है, शगुफ्ता ने कहा और दोनों अपने अपने कमरों में घुस गईं। वो बड़बड़ाने लगीं, निकम्मी कामचोर। मोहसिना छोटी बहू ने तस्बीह निकाली और ऊँघते हुए दाने गिराने लगीं। बाकी तीनों पहले ही गायब थीं। 11 बजे नूर की आंख खुली तो शदीद भूख लग रही थी।
सीधी किचन में आई मगर किचन भाई भाई कर रहा था। फ्रिज खोला, सेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो याद आया कि रोज़ा है। ओफ़ो, झुंझलाकर बाहर निकल आई। दादी कंबल लपेटे ऊँघ रही थीं। दीवार पर कौवे ने शोर मचा रखा था। खामोश घर में ये शोर कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। आज तो कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आएगा। कंबल में दादी बड़बड़ाई थी। इन्हें इल्हाम हुआ है। नूर ने झुककर छोटा सा पत्थर उठाया और कौवे को मारा। वो काएं काएं करता उड़ गया। दादी हड़बड़ाकर होशियार हुई। ए हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे किचन के दरवाजे में खड़ा देखकर इन्हें खासी तशवीश हुई थी। कहीं रोज़ा तो नहीं तोड़ लिया? बच्ची हूँ मैं, हूँ रोज़ा तो नहीं। वो तिनक कर कहती अंदर चली गई। कुछ न सूझा तो दोबारा सो गई। 11 बजे तक बाकी पोर्शनों में भी हलचल होने लगी थी। वो वक्त गुजारी के लिए ताया की तरफ आ गई। मेरा तो सर भारी हो रहा है, मतली सी महसूस हो रही है। मिसबा सर पकड़े बैठी थी। थोड़ा खाना था, तुम भी तो गया साल भर की कसर निकाल रही थी। नूर हंसी। थोड़ा खाती ताकि 10 बजे ही भूख से फोत हो जाती। बाहर शगुफ्ता की आवाज़ आ रही थी, जो रशीदा को इतनी देर से आने पर लताड़ रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद नूर चली गई तो मिसबा उछल कर बैठी और खटाक से टीवी का बटन दबा दिया। है ये क्या बीना भुखलाई? अब सारा दिन किसी न किसी तरह तो गुजारना ही है। एक फिल्म में 3 घंटे तो निकल ही जाएंगे। वह चैनल बदलते हुए बोली, ज़रा ध्यान रखना, नूर आए तो मुझे बता देना। तब ही जमीला बेगम चली आई। मिसबा को लताड़ा मगर वो पूरी तरह फिल्म में मगन हो गई थी। अम्मी, ये इकट्ठे सैरी करने का मशवरा किसने दिया था? बीना को ख्याल आया। तुम्हारी दादी को शौक उठा था। वो बेजारी से गोया हुई। 1.5 किलो कीमा लग गया। अगर यही हाल रहा तो ईद तक तो खाली हो जाएंगे। अभी ढेरों ढेर खर्चे सर पर पड़े हैं। इन्हें निराली सूझती हैं। तो क्या अफ्तारी भी? कोई ज़रूरत नहीं, कह दूंगी तुम्हारे बाप से भी। शाम को तीनों पोर्शंस में से अनवा अक़साम की खुशबुएं उठने लगीं। असर के बाद से तस्बीह में मसरूफ़ दादी की नाक खुशबू सूंघ सूंघ कर अंदाज़ा लगाने लगी। पुलाव की खुशबू है, पकौड़े तले जा रहे हैं, फ्रूट चाट की महक है। ए बहू, ये अभी तक दस्तरखान क्यों नहीं बिछा? वक्त थोड़ा रह गया है, इन्होंने पुकार कर पूछा। बहू ने सुना या नहीं, किचन से निकलकर कमरे में घुस गईं। वो फिर से तस्बीह के दाने गिराने लगीं। अमीना, दूसरी बहू, अपने थल थल वजूद को संभालती बाहर आईं। बहू, वो दस्तरखान अभी बिछता है अम्मा। मुख्तसर जवाब देकर फिर गायब। आसमान का रंग मटियाला होता गया। बेटे वापस आने लगे। सलाम अम्मा, ठीक तो हैं? रोज़े से ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई? और अपने अपने पोर्शंस में घुसते गए। फिर फिजा सायरन की आवाज़ से गूंजने लगी। साथ ही दादी की दुहाई शुरू हो गई। अरे इब्रार, हसन बेटा, ए बहू, वो दस्तरखान। अम्मा को अभी तक अफ्तारी नहीं भिजवाई? हसन ने घूर कर बीवी को देखा। अभी भिजवाती हूँ, यहाँ नहीं बुलवा सकती थी। सैकड़ों मरतबा कह चुकी, मगर आपकी अम्मा को हमारे साथ बैठना गवारा नहीं। सहन में बैठकर अफ्तारी करेंगी ताकि कोई आए तो कहे हम इन्हें पूछते ही नहीं। अब बकबक करने के बजाय अम्मा को देकर आओ। उठो नूर, उन्होंने घुरक कर कहा। दादी की जुबान तालू से चिपक गई। वसी दस्तरखान पर बेटियों, बहुओं और पोतियों के साथ अफ्तारी का ख्वाब मर गया। नूर आई, पुलाव की प्लेट सामने रखकर दोबारा अंदर घुस गई। शगुफ्ता लपक कर आई, खजूरें और 4 पकौड़े रखकर गायब हो गई। बीना ने खड़े खड़े पूछा, दादी, रोटी तो आप नमाज के बाद खाएंगी ना? और इनके सर हिलाने से पहले ही मुड़ गई। दादी साकित नज़रों से सामने धरी प्लेटों को घूरती रहीं। फिर ज़ेर लब दुआ पढ़कर एक खजूर मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगीं। तभी कोई इनके करीब आ खड़ा हुआ। उन्होंने सर उठाकर देखा। मोहसिना का चेहरा सुर्ख और आंखें झलक जाने को बेताब थीं। वो इनके करीब बैठ गईं। क्या हुआ मोहसिना? दस्तरखान नहीं बिछाना था तो मुझे भी बता दिया होता। मनम के अब्बा कहीं अफ्तार पार्टी पर मदऊ थे। मैंने सोचा अपनी अकेली जान के लिए क्या एहतमाम करूं। दादी ने आहिस्तगी से मोहसिना का कंधा थपथपाया। पुलाव की प्लेट इनके सामने खिसका दी। रहने दे अम्मा, उन्होंने प्लेट वापस धकेल दी। आज मैंने खुद को कितना तन्हा महसूस किया है। मैं आज ही मनम को फ़ोन करूंगी, वो वापस आ जाए। वो रोती हुई अंदर चली गईं। हाँ, तुम बुला लो मनम को, जैसे वो तुम्हारे घुटने से लगा बैठा रहेगा। ये बैठे हैं मेरे तीनों बेटे। किसी एक को भी तौफीक नहीं हुई कि माँ के पास बैठकर अफ्तार कर सके। रशीदा आई, इधर उधर देखा। चारपाइयाँ, कुर्सियाँ, तख्त पर मोटे कंबल में गायब वजूद। बाकी सारी मखलूक यकीनन सो रही थी। वो गुनगुनाती मटकती वॉश बेसन तक आई। इधर उधर से चेहरा घुमा घुमा कर जायज़ा लिया। कान के झुमके को छेड़ा, आंचल सर पर डालकर देखा और न जाने क्यों शर्मा सी गई। तभी निगाह नए टूथपेस्ट पर पड़ी। इधर उधर देखा। क्यारी के पास एक छोटी सी डिबिया लुढ़की थी। इसे उठाकर धोया। आधा टूथपेस्ट इसमें से निकाला, दुपट्टे के पल्लू से गिरा बांध ली। अंग्रेज़ी साबुन उठाकर खुशबू सूंघी। रगड़ रगड़ कर साबुन लगाया। हाथ पाँव मुँह धोया। पास पड़े तौलिए को बेतकल्लफ़ी से इस्तेमाल किया। या अल्लाह माफ़ कर, या अल्लाह तेरा करम। कमल में से आवाज़ें आने लगीं। रशीदा ने तेज़ी से तौलिया रखा, क्यारी के पास से झाड़ू उठाई और दादी के पास जाकर ज़ोरदार तरीके से बोली, सलाम बीबी। दादी लरस कर रह गईं।
ए है रशीदन, जब भी आना सर पर बम ही फोड़ना, तो आहिस्ता सलाम नहीं कर सकती? दादी ने कंबल हटाकर बुरी तरह घूरा, फिर घूरती रहीं। तूने आज फिर साबुन? तौबा करो बीबी तौबा, मैं तो घर से मुंह धोकर चली थी। वो कानों को हाथ लगाती वहीं नीचे बैठ गई। कितनी बार कहा है साबुन अंदर रख लिया करें, पर नवाबजादियां हैं, दोनों हाथों से लुटाती हैं मेरे बेटों की कमाइयाँ। दादी बड़बड़ाने लगीं। रोज़ा है बीबी? रशीदा ने इनका ध्यान बटाना चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह, और तेरा? हाँ, रोज़ा मैंने कभी नहीं छोड़ा बीबी, हालांकि कई घरों के काम नबेड़ने होते हैं, पर रोज़ा नहीं छोड़ा कभी। आखिर अल्लाह को जान भी देनी है। वो तो ठीक है, पर रोज़ा सिर्फ भूखे रहना नहीं होता। ये जो तू इधर उधर हाथ मारती है ना चीज़ों को, बीबी रोज़े में झूठ क्यों बोलूँगी? कसम ले लो जो मैंने बगैर इजाज़त किसी चीज़ को छुआ भी हो तो। अच्छा अच्छा, चल उठ, काम समेट। और ये तेरे दुपट्टे के साथ क्या बंधा है? ये चूरन है हाजमे का, अब्बा के लिए ले जा रही हूँ, इसका हाजमा बहुत ख़राब रहता है, बेग साहब की बीवी ने दिया है। बीबी तुमको दूँ एक चुटकी? रोज़ा है मेरा, दादी ने घूरा, इसीलिए तो पूछा है। अच्छा सुन, वो जो तेरी खाला है रिश्ते करवाने वाली, वो लड़कियों की तस्वीरें लेकर गई तो फिर पलटी ही नहीं। आएगी ज़रूर आएगी, कह रही थी खाली हाथ नहीं आऊँगी, तीनों लड़कियों के अच्छे रिश्ते लेकर आऊँगी। आखिर बीना का भी तो इतनी अच्छी जगह करवाया है। अच्छा ठीक है, पर ख़बरदार इनकी माओं को या लड़कियों को ना पता चले कि मैंने लड़कियों की तस्वीरें तुम्हें दी हैं। इनकी माओं को तो फ़िक्र ही नहीं, दो दो बेटियां ब्याह कर ही थक गई हैं। ईदियों की फ़िक्र ने तो माओं की नींदें हराम कर दी थीं। इतनी सोचो बचार और फ़िक्र इस महीने की बरक़ात से फ़ैज़याब होने के लिए नहीं होती थी, जितनी ईदियों के देने दिलाने के बारे में होती थीं। मोहसिन साहब की तबीयत ठीक ना थी, वो माँ के पास आ बैठे। माँ ऐसे ही वक्त याद आती थी जब खुद तसल्ली दिलासे या तवज्जो की ज़रूरत होती। माँ को भी इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, ये कभी नहीं सोचा था। और माँ सारी अगली पिछली बेइतनाइयाँ भूलकर इसी में खुश हो जाती कि बेटा पास तो आ बैठा है। इसके चांदी घुले बालों में उंगलियां फेरते तशवीश का इजहार किए जाती। ध्यान रखा करो अपना, आखिर इतनी मेहनत किस लिए करते हो? इतना सा मुंह निकाल लिया है। क्या करूं अम्मा, अभी बेटियां ब्याहनी हैं, कोई बेटा होता तो हाथ ही बटा देता। इनके लहजे में हसरत सी घुल मिल गई। अली का बेटा है मनम, कहाँ का हाथ बटाना, जा बैठा परदेस में, दादी ने तिनक कर कहा। पोते के यूं भाग जाने पर सख्त खफा थीं। आंख का तारा था घर भर का, कैसे आंख चुरा गया। ये भी है, वो न जाने क्या सोचने लगे। तभी जमीला आ गई। बीना के ससुराल से फ़ोन आया है, खैर से तो हैं सब? हाँ, ईदी लेकर आएंगे बीना की। वह चारपाई पास खींच कर बैठ गईं, गोया तफसीली बात का इरादा था। कब? मोहसिन साहब ने आंखें मूंदे मूंदे पूछा। यही 5-6 दिनों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। दिए तो थे महीने के शुरू में, इनसे क्या होता है, ईदी लेकर आ रहे हैं वो लोग। शगुफ्ता की दोनों नंदें, सास और बड़ी नंद का छोटा वाला लड़का। 4 सूट बनवाने हैं, वो भी अच्छे वाले। क्या मतलब है तुम्हारा? मोहसिन साहब पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। रिवाज है, जितने लोग ईदी लेकर आए सबको जोड़े मिलते हैं। तुम औरतों के रिवाज। वो दांत पीस कर रह गए। मैंने नहीं बनाए ये रिवाज, सदियों से ख़ानदान में यही रीत चली आ रही है। लड़के की ईदी भी जाएगी बाद में, और अपनी बड़ी लड़कियों के लिए भी। ऐसा करो, मेरी गर्दन में रस्सा डालकर किसी दरख्त से लटका दो। इनके संजीदा लहजे पर दादी भौंकलाईं। आए हाय, अल्लाह खुदा खैर करे, क्या बोलते हो? तुम औरतों के रिवाजों ने घरों का सत्यानाश कर रखा है। तुम्हारी यही फरमाइशें हमें उल्टे सीधे कामों पर मजबूर करती हैं। 20 दफ़ा कह चुका, बकवास कर चुका हूँ कि कारोबार की वो हालत नहीं रही। हाथ रोक कर खर्च करो। पहले मंगनी पर शादी जितना खर्च करवा दिया, और अब ये ईदियों का टंटा। नहीं है मेरे पास कुछ भी। वो तनफन करते अंदर चले गए। वो आंखों पर पल्लू डालकर सिसकने लगी। लोगों के घर में ईद खुशियां लेकर आती है, यहाँ हर दफ़ा यही रोने पड़े होते हैं। दादी कलस कर रह गईं। तो क्या करूं अम्मा, आप खुद बताएं, क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? सदियों का रिवाज है, आज मैं तोड़ दूं तो बीना को ससुराल में 100 बातें सुननी पड़ेंगी। बस इस बढ़ती हुई नबूदो नुमाइश ने ही हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया है। ईद अब हमारे लिए ईद नहीं, सिर्फ ईदी बनकर रह गई है। मोहसिना भी पास आ बैठी। बहुत दिनों के बाद इनका मूड ठीक हुआ था। शायद मनम से फ़ोन पर बात हो गई थी। तो क्या तुम ना दोगी? जमीला तिनक कर बोली। जाहिर है, मैं भी तो इसी माशरे का फ़र्द हूँ। हाँ, मगर तुम्हें क्या फ़िक्र? अली भाई पैसे थमा देंगे या मनम ड्राफ्ट भेज देगा? रोने तो हम जैसों की किस्मत में हैं। वह ज़ेरे लब बड़बड़ाती उठ गईं। मनम का फ़ोन आया था, अम्मा आपका बहुत पूछ रहा था। मोहसिना दादी की तरफ मुतवज्जा हुई। जीता रहे, जहाँ रहे खुश रहे। अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। पर इसे ऐसा ही हमारा ख्याल होता तो क्या वहीं जाकर बैठ रहता? ये सब तो आंगन की चिड़ियाँ हैं, आज नहीं तो कल उड़ जाएंगी। वही तो है इस घर की रौनक, सारी जायदाद का वारिस। इससे कहना था अब आ जाए, मेरे मरने से पहले अपनी सूरत दिखा जाए। दादी आप दीदा हो गईं। कहा था, कहने लगा देखूंगा, अब भी फुर्सत नहीं। मोहसिना खुद भी दुखी हो गई थी। अरूसा का शोहर अफ्तारी से ज़रा पहले इसे छोड़ने आया था।
अरूसा नूर की बहन थी और शादी के बाद ये इसकी पहली ईद थी। इनके बेहद इसरार के बावजूद जुनैद रुकने पर आमादा ना हुआ। वो किसी दोस्त के यहाँ मदऊ था। अच्छा ही हुआ, आज तो यूं भी अफ्तारी पर कुछ खास एहतमाम ना था। तुम आने से पहले फ़ोन तो कर दिया करो, अरूसा नूर ने कहा। अचानक ही प्रोग्राम बना, वैसे भी मुझे पता था जुनैद को रुकना नहीं। अरूसा, ए बच्ची, ज़रा दादी के पास भी 2 घड़ी। आती हूँ दादी जान। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। चली जाना, ऐसी भी क्या जल्दी है, नूर ने टोका। मगर अरूसा जब यहाँ थी तब भी दादी का बहुत ख्याल रखती थी। पहली आवाज़ पर भागी चली जाती। दादी पास बिठाकर खैर खैरियत और ससुराल के हालात पूछती रहीं। फिर नूर बुलाने आ गई। इसे बुरा तो लगा, मगर फिर उठ आई कि माँ से एक काम था, इसी के लिए भागी आई थी। राबिया सुनकर चुप की चुप रह गई। पहले 2,500 नवाबजादी ने ईंट लिया ईद के जोड़े के लिए, अब तुम आ गई हो एक निराली कहानी लेकर। वह नूर की तरफ इशारा करके गोया हुई। तो मैं क्या करूं अम्मी, वो बेचारगी से गोया हुई। जब से मेरी देवरानी की ईदी आई है मैं यही डर रही थी, कहीं आप लोग भी ना लेकर आ जाएं। सारे ससुराल के जोड़े हैं, अपनी बेटी के 4 जोड़े और साथ में लॉकेट सेट। इसकी भी पहली ही ईद थी। अरूसा, वो अमीर लोग हैं, बड़ा कारोबार है इनका। हम सफ़ेद पोश लोग कहाँ इनका मुकाबला कर सकेंगे। वो लोग तो नहीं समझते ये बात। जिस दिन से फौजिया की ईदी आई है नंदे यही कहती हैं, देखें अब बड़ी भाभी की ईदी कैसी होगी। जोड़ों की तो खैर है, हम भी कर लेंगे, पर ये लॉकेट सेट की बात भूल जाओ। अभी तो तुम्हारी शादी के कर्जे नहीं उतरे। फिर हमारे यहाँ ये रीत नहीं, पहले बच्चे की पैदाइश पर देते हैं सोने की कोई चीज़। ये ईद पर देने दिलाने का रिवाज नहीं है। आप नाक कटवाएंगी मेरी। वो रोने लगी। तो क्या करूं, तुम्हारे बाप से मांगूं तो 100 बातें सुनाएंगे मुझे। दूसरों के ऐश देखकर अपना खाना खराब कर लेते हैं। वो जच हो गई। तो मैं क्या करूं, बातें सुनूं इनकी। अमीरों से रिश्ता जोड़ा है तो कुछ सोच कर जोड़ना था। वो रोते रोते चीखी। लड़की तो मुझे पागल कर देगी। वो सर पकड़कर बैठ गई। नूर टुकर टुकर दोनों का मुंह देख रही थी। अरूसा ने पहले ऐसी जिद भी तो न की थी, जो मिल जाए इस पर राजी, पर इस बार तो हद ही कर दी। बस ठीक है, इसने हाथ के पुर से आंसू पहुंचे। मत भेजिएगा मुझे कुछ भी, बहाना कर दूंगी कोई ना कोई। बैठ जा टिक कर, बहाना कर देगी, सोचने दे कुछ। इनका दिल पसीज गया। मैं 2,500 वापस नहीं करूंगी। नूर ने किसी खर्चे के पेश नज़र दोनों हाथ उठाकर इनकार किया था। तुम्हें ज़रूरत क्या है इतने महंगे जोड़े की, अरूसा ने एतराज़ किया। शबनम के अबू इनकम टैक्स में हैं, कभी 5,000 से कम का सूट नहीं पहना इसने। इस बार मुझे ईद पर बुलाएगी और मैं कोई घटिया सूट पहनकर नहीं जाऊंगी, इसने वजह बताई थी। इसने बैग नीचे रखकर एक आसूदा सी सांस खींची। इसके कदमों से मंजिल तक पहुंच जाने की सरगोशी और थकन आ लिपटी थी। दोनों हाथ फैलाकर कंधे उचकाते हुए इसने इसी आसूदगी के साथ दरो दीवार का जायज़ा लिया। कुछ भी तो न बदला था, सब कुछ वैसे का वैसा। वही सहन, वही बरामदे, वही कलियों का झुंड और वही तख्त तख्त पर बराजमान वजूद। 5 साल में ये घर वही मौजूद था। वह दबे पाँव चलता तख्त के करीब आया तो चादर से कड़कती आवाज़ बरामद हुई। अब मुझे सोता समझकर इधर उधर हाथ मत मारना, झाड़ू उठा और शुरू हो जा। इसके लबों पर गहरी चमकती मुस्कुराहट बिखर गई। नौवार्द की डार्क ब्राउन आंखें इस मुस्कुराहट का पूरा साथ दे रही थीं। दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाकर वो ज़रा सा झुका। दादी जान। इसकी सरगोशी से दादी के बूढ़े वजूद में करंट दौड़ा था। एकदम चादर हटाकर उन्होंने देखा। मनम, इनकी बूढ़ी आवाज़ लर्जी। इस आवाज़ में इस्तेजाब, खुशी, नमी, सभी कुछ मुतरशी था। वो झुककर इनके बूढ़े बाजुओं में समा गया। फिर सारे घर में इनकी आवाज़ गूंजने लगी। आनन फानन दरवाजे खुलने लगे। सब बाहर आए। मोहसना पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी हो गई। वो आगे बढ़कर गले लगाकर रोने लगी। 5 साल के बाद बेटे की शक्ल देख रही थीं। ताइयां निहाल हो रही थीं। लड़कियां मुतहैयर सी खड़ी देख रही थीं। ऊंचा लंबा बेहद गोरी रंगत, स्टाइलिश सा हेयर कट, चमकती आंखें, सेहतमंद जिस्म। वो बहुत बदल गया था। लड़कियों, खड़ी मुंह क्या देख रही हो, अरे कुछ खाने पीने को लाओ, दादी ने कहा। नहीं दादो, मेरा रोज़ा है, इसने मतानत से जवाब दिया। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। वो फर्दन फर्दन सबका हाल पूछने लगा। इसके अंदाज पहले से ज़्यादा मौसब थे। 5 सालों की दूरी ने इनके दरमियान हल्की सी झिझक, इस्तजाब और तजस्सुस पैदा कर दिया था। इसके अपनायत भरे लहजे के बावजूद हर कोई बात करने से पहले ठिठक सा जाता, फिर बात मुकम्मल करता। इस रात वहीं दस्तरखान बिछा, वहीं अफ्तारी और खाना हुआ। आज आसमान पर तारे खूब रोशन थे और चांद बहुत चमकता हुआ। बहुत देर तक महफिल जमी। फिर रात गहरी हुई तो अली और मोहसिना अपने बेटे का बाजू थाम कर खड़े हो गए। अब तुम आराम करो मनम। बाकी सबकी आंखों में हसरत सी करवटें लेने लगी थी। इस रात मोहसिना के पोषण में बड़ी रौनक और बाकी जगहों पर एक सोचती हुई खामोशी तारी रही थी। मनम वापस आ गया है, दादी खुशी खुशी ये इतला हर आने वाले को दे रही थीं। फ़ोन खड़के। अगली शाम तक सातों कज़न्स अपने बच्चों समेत मौजूद थीं, गोया बारात उतर आई थी। बच्चे बेहद हैरत से अपने इस अचानक बरामद होने वाले मामू को देख रहे थे। मनम ने भी ढेर सारे चॉकलेट के डब्बे निकाल लिए। बच्चे आते मामू को हैरत से
को शर्माते झिझकते मुखातिब करते, चॉकलेट पाते और फिर आपस में खेल में मसरूफ हो जाते। पहले तुम ये बताओ, तुम इतना अरसा रहे कहाँ? सानिया ने कान खींचा। बस आप ही यहाँ वहाँ भटकता रहा। दोनों हाथ पुश्त पर फैलाकर वो कदरे इत्मीनान से बैठ गया। चॉकलेट ख़त्म हो गए थे और बच्चे अपनी सरगर्मियों में मशगूल। कभी लौटने को दिल न चाहा, दूसरी आपी ने सवाल किया। कई बार, मगर हर बार किसी न किसी काम में फंस जाता था। भैया शादी कर ली आपने? नाजिया इससे छोटी थी और अब 2 बच्चों की मां बन गई थी। शादी? इसने कान खुजाया। शादी भी हो जाएगी? गोया नहीं की। इसकी बहन खुश हो गई। बस भाई, अब वापस नहीं जाना, हम आपकी शादी करेंगे, जो मर्जी आए करना। अब जोहर की अजान का वक्त हो रहा है। वो टाल कर उठ गया। फिर कज़न्स तो शाम को चली गईं, मगर बहनें रुक गई थीं। चाची चाची, अंदर किचन में आ जाओ शगुफ्ता, मोहसिना ने पुकार कर कहा। शगुफ्ता आगे बढ़ी, फिर जरा रुक कर लाउंज में लगे मनकश आईने में अपना जायजा लिया। सुर्ख लाइनिंग वाले सफ़ेद ट्राउज़र शर्ट अपनी घुंघराले घोंसला बालों को 2 चोटियों में काबू किए बेहद लाइट लिपस्टिक के साथ वो खासी खूबसूरत लग रही थी। शगुफ्ता कहाँ रह गई? ओह हाँ, वो लपक कर अंदर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम चाची, उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। मनम फ्रिज खोले जायज़ा ले रहा था। इसे देखकर मुस्कुराया। क्या लाई हो? अफ्तारी का सामान, पिज़्ज़ा और मैक्रोनीज़ मैंने खुद बनाया है। बहुत सोच कर ये डिशेस मुंतखब की थी। हस्बे तवक्का वो फ्रिज बंद करके इसकी तरफ पलटा। मोहसिना के हाथ घिरे थे। मनम ने आगे बढ़कर रुमाल हटाकर ट्रे का जायज़ा लिया। वाओ, तुम तो खासी माहिर कुक लगती हो। जनाब, ये तो आगाज़ है, आगे आगे देखिएगा। मैं हर किस्म का खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, वो इतरा कर बोली। यानी हमारे ऐश होंगे। इसने ट्रे पकड़ी, फिर माँ की तरफ पलटा। छोड़े अम्मी, अफ्तारी का बंदोबस्त तो हो गया। मैं हाथ बटा दूं चाची? शगुफ्ता ने मोहब्बत से पूछा। क्यों? वो शगुफ्ता गड़बड़ाई। मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, वो रुखाई से बोली। लगता है अम्मी आवाज़ दे रही हैं, मैं चलती हूँ, शगुफ्ता ने खिसकने की। अम्मी ये क्या था? मनम हैरान हुआ। वो इतने खलूस से। बस रहने दो तुम, जानती हूँ मैं इनको और इनके खलूस को भी। चाची? हाँ जी, मिसबा की आवाज़ पर वो पलटी। वो मैं ये बिरयानी लाई थी। वो इनके अंदाज पर एक पल को गड़बड़ाई। हल्के सब्ज कढ़ाई वाले सूट में सलीके से समेटे गए बालों के साथ घबराई घबराई खासी प्यारी लग रही थी। तुमने खुद बनाई होगी। नहीं तो वो एकदम कुछ कहते कहते हकलाई, फिर धीमी होकर बोली। शायद मैंने ही बनाई थी। मनम ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की थी। बहुत शुक्रिया, मगर आइंदा ऐसी जहमत मत करना, मोहसिना ने साफ गोई से कहा। मनम ने जल्दी से आगे बढ़कर डिश थामी। बहुत शुक्रिया मिसबा। वो तेज़ी से वापस भागी थी। मोहसिना को खासी हैरत हुई जब नूर नहीं आई, मगर नूर ने वो वक्त ख़ास चुनकर मुंतखब किया था जब सुबह को सब नमाज के बाद सो जाते थे। इसे 2 ही दिन में मालूम हो गया था मनम नमाज पढ़ने के बाद सोता नहीं है। एक पल को तो मनम को लगा आसमान से कोई परी उतर कर कलियाँ चुन रही है। सफ़ेद लिबास में मलबूस महवियत के साथ कलियाँ चुनती वो इतनी ही तरोताज़ा और खूबसूरत लग रही थी। वो इसके अकब में जाकर खंगारा। अस्सलाम वालेकुम। वो बिना पलटे गोया हुई। मनम खजल सा हो गया, गोया वो इसकी अमा से लाइल्म नहीं थी। क्या हो रहा है? वो सामने आया। आपको क्या लगता है? बेनियाजी सी बेनियाजी थी। मनम ने कदरे दिलचस्पी से इसे देखा, फिर एक तवील सांस लेकर अध खिली कली तोड़कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। तुम अब तक नहीं बदली। शुक्रिया, बदले तो आप भी नहीं। वो ज़रा सा हंसा, फिर मौजू बदल कर बोला। क्या करती हो आजकल? एमए इंग्लिश की तैयारी। अचानक इसके मुंह से फिसल गया, वरना मनम के सवाल पूछने से पहले ना ऐसा कोई इरादा था ना ख्याल। बहुत खूब। मैं तो समझा था इस घर की बाकी लड़कियों की तरह तुम भी तालीम का सिलसिला मुनक़ता किए बैठी होगी, मगर तुम तो मुझे आप बाकी लड़कियों से थोड़ा अलग ही समझिए। वो तो तुम हो, वरना बाकी सब की तरह तुम भी इस वक्त बिस्तर में दुबकी होती। मनम ने बेख्तियार सा रहा। नूर को बेहद खुशी हुई, मगर बज़ाहिर मध्यम सा मुस्कुराकर हाथ में पकड़ी कलियों को छेड़ने लगी। अच्छा भाई, अम्मी उठ गई होंगी, मुझे तो इजाज़त दो, एक शर्त पर। शर्त? अफ्तारी आप आज हमारे साथ करेंगे। ओके। वो मुस्कुराकर चला गया। वो इसे जाता देखती रही, फिर सर उठाकर बाकी दोनों पोर्शंस की तरफ देखा। कलियां क्यारी में उछालते हुए इसके लबों पर इस्तेज़ियत सी मुस्कुराहट बिखर गई। बेचारी, वो खुद को लंदन की कोहर आलूद सुबह में खड़ा महसूस कर रही थी। वो चार्ट पर मिकी माउस की शर्ट में रेड कलर भर रही थी जब मनम ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने हड़बड़ाकर इधर उधर दुपट्टा ढूंढकर फैलाया। आ जाए मनम भाई। क्या हो रहा है? वो अंदर आते हुए बशाश लहजे में पूछने लगा। कुछ नहीं, नेहा का फ़ोन आया था, एक चार्ट पर वेलकम लिख दूँ। मिसबा ने भांजी का नाम लिया। बहुत खूब, तुम तो खासा अच्छा बना लेती हो। मनम ने मिकी माउस के हाथ में पकड़ा कार्ड देखा जिस पर वेलकम लिखा था। आपका भी बनाऊं? मनम गड़बड़ा गया। कार्टून? वो शर्मिंदा सी हो गई, फिर सर झुकाकर बोली। मैं तस्वीरें भी बना लेती हूँ। मनम ने इसकी झुकी पलकों को देखा और मुस्कुरा दिया। वो इसकी मौजूदगी से कुछ घबरा रही थी। ताई कहाँ हैं? बाजार गई हैं मीना के साथ। मैंने सोचा था इनके साथ कुछ गपशप हो जाएगी, मगर चलो फिर सही। वह सर झुकाए रंगों में ब्रश घुमाती रही। मनम चला गया। वो खुद से उलझने लगी। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि ढंग से बात भी न की।
वो बाहर से आए हैं, इन्हें तो बोल्ड लड़कियां ही अच्छी लगेंगी। फिर इसकी निगाह अलमारी में तरतीब से लगे डाइजेस्टो पर रुक गई। कभी कभी इससे उलट भी तो हो जाता है। आओ आओ मनम बेटा, इसे अंदर आता देखकर अमीना बेगम जल्दी से उठ बैठी। खैरियत तो है ताई जान, इस तरह क्यों लेटी हैं? वो इनके करीब बैठकर मोहब्बत से हाथ थामकर पूछने लगा। अमीना निहाल हो गई इसके इस अंदाज पर। बस बेटा, रोज़ों से कमज़ोरी सी हो जाती है, फिर बाकी फ़िक्रें। वो कहते कहते ज़ुबान दांतों तले दबा गई। बाकी फ़िक्रें क्या मतलब? वो चौंक गया। अरे नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया था। तुम सुनाओ, अब आगे के क्या इरादे हैं? वो बात टाल गई। अभी कुछ सोचा नहीं। लो तो कब सोचोगे? खैर से 29 बरस के होने वाले हो, बस अब वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। समझदार खातून थी, दानिस्ता शादी का जिक्र नहीं किया, बस उम्र का एहसास दिलाया। मनम कुछ नहीं बोला, मुस्कुराकर खामोश हो रहा। वो भी इधर उधर की बातें करती रहीं। फिर असर की अजान होने लगी। वो माजरत करके उठ गया। किचन के दरवाजे से शगुफ्ता बाहर आ रही थी, इसे देखकर ठिठकी। आपका भाई, अपनी नाइल्मी पर अफसोस हुआ। थोड़ी देर हुई, मगर तुम किचन में क्या कर रही हो? रोज़ा नहीं रखा क्या? इसके अंदाज में अपनायत भरी खफगी थी। बिल्कुल रखा है, लेकिन मैंने सोचा अफ्तारी के लिए तैयारी शुरू कर दूं। शगुफ्ता ने हाथ के पुर्ज से माथे पर गिरी लिट को हटाया। ये लड़की अगर थोड़ी सी दुबली हो जाए तो ज़्यादा हसीन लगे। मरियम ने सोचा, फिर पूछने लगा, हमारा ये माहिर कुक आज क्या बना रहा है? बिरयानी और कोफ्ते खिलाएंगे आज आपको। ज़बरदस्त, लेकिन मैं तो आज नूर की तरफ मदऊ हूँ। मतलब? वो ठिठकी। भाई, आज हम लोग अफ्तारी पर नूर की तरफ मदऊ हैं। और क्या मतलब बताऊँ इसका? अच्छा, शगुफ्ता ने दिल ही दिल में सोचा, ये नूर तो खासी तेज़ निकली। मुझ अहमक को तो ख्याल ही ना आया। फिर तो सब बाजार की चीज़ें खाना पड़ेंगी आपको। वह सादा से लहजे में गोया हुई। मतलब? नूर ज़रा लाडली है, थोड़ी नखरे वाली भी। कुकिंग से इतनी दिलचस्पी नहीं इसे। ज़्यादातर ताई ही काम करती हैं और ऐसे मौक़ों पर वो अमूमन बाज़ारी चीज़ों से इस्तेफ़ादा करती हैं। शगुफ्ता ने नॉर्मल से लहजे में बताया और इसकी बात दुरुस्त भी साबित हुई। लेकिन इसके बाद अफ्तार पार्टियों का सिलसिला ही शुरू हो गया। पहले घर में बारी बारी सब ने की, इसके बाद बहनों और कज़न्स ने। दादी के ऐश हो गए कि मनम इनके बगैर जाता ही ना था। दादी, आपका मतलब यह है कि मैं इस बंदे से शादी करूं? दादी बात तो राबिया बेगम से कर रही थी, मगर नूर तो गोया हत्थे से उखड़ गई। क्यों, इसको क्या है? दादी को इसकी मुदाखलत खासी करां गुजरी थी। इन मामूली शक्ल सूरत और मामूली वापडा मुलाजिम से इस पर गोया हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। यानी कि नूर अब इस काबिल थी? ना तेरे लिए कहाँ का बादशाह आएगा, अच्छा खासा घर और शरीफ लोग हैं, नौकरी भी इतनी मामूली नहीं। दादी तिनक कर बोली। राबिया खामोश बैठी थी। दादी दादी, आपने कभी हमसे मोहब्बत नहीं की। अगर आपको हमसे मोहब्बत होती तो आप कभी ऐसा ना सोचती। वो तनफन करती अंदर भाग गई। दादी हक्का बक्का रह गई। आय हाय राबिया, संभालो अपनी लड़की को। ये क्या उलफोल बक गई है? लड़कियों के ऐसे लक्षण ठीक नहीं। पहली भी तो थी। मजाल है किसी ने कोई बात भी मुंह से निकाली हो। जहाँ जिसके साथ बात तय कर दी, चुपचाप ब्याह कर अपने अपने घरों को सुधारी। इनकी तो हवा ही बदली है। ये तरीका है बुजुर्गों से बात करने का? और इस तरह मुंह खोलकर बात की जाती है अपने रिश्ते के बारे में? राबिया चुपकी बैठी सुनती और सोचती रही। दादी चौंक गई। ए, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है? वो एक तवील सांस लेकर सीधी हुई। बच्ची है अम्मा, ऐसे ही नन्ही बनाए रखोगी तो क्या खाक गुजारा करेगी ससुराल में? दादी तिनक कर बोली। फिर तस्वीर इनके सामने रखते हुए गोया हुई। तुम्हारी क्या राय है? हसन को दिखा लो। पसंद आए तो कोई अता पता मालूम करे इन लोगों का। क्या सोचती हो? कुछ मुंह से भी बोलो बहू। दादी इनकी खामोशी पर जच हो गई थी। कुछ नहीं अम्मा, बस गैरों में बेटी देते हुए डर लगता है। फिर नूर का मिजाज, बाप ने लाड भी तो बहुत उठाए हैं इसके। हाँ, पर बेटियों के नसीब से लड़ा भी तो नहीं जा सकता। हम अपनी तरफ से तो देखभाल कर अच्छा ही करेंगे। आगे इनका नसीब। एतबार तो करना पड़ता है। हाँ, मगर अपनों जैसी बात तो नहीं होती। वो दबी जुबान में गोया हुई। दादी ने चौंक कर इन्हें देखा। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? वो मुतजब्जब सी इन्हें देखने लगी। अम्मा, नूर आपकी पोती है और मनम। मनम बहू, क्या कह रही हो तुम? गलत तो नहीं कहा? आखिर मनम की शादी तो होना है, तो अगर नूर, कौन जाने इसके माँ बाप के दिल में क्या है? दादी ने टालना चाहा। अम्मा, आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं इस घर की, आपकी बात कौन टालेगा? वो एकदम खुशामद पर उतर आईं। दादी का मुंह खुल गया। फिर संभल कर न रूठेपन से गोया हुई। रहने दो बहू, यहाँ पूछता कौन है बुजुर्गों को? ऐसे तो ना कहें अम्मा, सब आपकी सुनते हैं और मनम तो बहुत ही प्यार करता है आपसे। अगर आप चाहें तो। हद करती हो, मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा? वो झंझलाई। आप कोशिश तो करके देखें। आप क्यों चाहती हैं इस पूरी जायदाद पर कोई गैर आकर ऐश करे? अच्छा, देखती हूँ, पर वादा नहीं करती। मौका देकर बात करूंगी। वो नीम रजामंदी से गोया हुई। मनम के आने से तो इस घर की मजमूई फ़िज़ा ही बदल गई थी।
वो बहुत खुश मिजाज भी ना था, लेकिन इसकी मामूली सी कोशिशों ने इस घर की लाताल्लुकी व संजीदगी की चादर पर शक्नें से डाल दी थीं। इसके पास सुनाने के लिए हज़ारों किस्से थे। इस घर के मर्दों और औरतों से बातें करने के लिए सैकड़ों मौज़ूआत, मगर दादी की टांगें दबाते हुए बिल्कुल खामोश मुस्कुराता रहता। और दादी को बहुत अरसे के बाद कोई सामिया मिला था। वो इसे अपने किस्से सुनाती रहती। वो मज़े ले लेकर शगुफ्ता के बनाए खाने खाता, मिसबा के बनाए कार्टून्स की दिल खोल कर तारीफ़ें करता, नूर को एम ए इंग्लिश करने से मुतालिक बहुत सी मालूमात देता, बाप का हुक्म सर झुकाकर कबूल करता, माँ का हर मशवरा दिल खोल कर सुनता। और मोहसिना हैरान होकर सोचती, वह ऐसा तो नहीं था। इसके मिजाज में संजीदगी के साथ साथ अनानियत व गुस्सा भी मौजूद था। ज़िद करके हर बात मनवाया करता था। शायद घर से दूरी ने इसके मिजाज पर बेहतर असर डाला है, मगर वो सबको खुश रखने की कोशिश क्यों कर रहा है। दादी की अहमियत इस घर में एकदम बढ़ सी गई थी। इनके लिए नया कंबल आ गया, इनके लिहाफ पर नया कवर चढ़ गया, इनकी पंखी के गिर्द झालर सिल गई। ईद के लिए एक न दो चार जोड़े इकट्ठे हो गए। एक जोड़ा मनम लाया था, उन्होंने चारों जोड़े संभाल कर रख लिए। आखिर इनकी बेटियों को भी तो ईदी जानी थी। सब बज़िद इसरार खाने पर इन्हें साथ बिठाती, गोया दादी के हाथ में सब कुछ है। वो जो कहेंगे इनका बेटा बहू और मनम आंखें बंद करके मान लेंगे। हालांकि इस बात पर खुद दादी को भी एतबार ना था। राबिया इनकी तरफ देखती तो वो नजरें चुरा लेती। अजीब मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। यहाँ तो हर आंख में यही सवाल था, समझ में ना आता करें तो क्या करें। वो बेख्याली में मनम और शगुफ्ता को देखने लगी, जो बैडमिंटन खेल रहे थे। शगुफ्ता बेहद मूड में थी और मामूल से ज़्यादा शोर कर रही थी। नूर कलियों के झुंड के पास खड़ी कलियां नोचने लगी। मिसबा दादी के पास आ बैठी, फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मोटी बेतख। शगुफ्ता किसी गलत पॉइंट पर लड़ रही थी। मनम झरा करने लगा। दादी को यह बेतकल्लुफ़ी एक आंख ना भाई डपट कर रख दिया। बस भी करो, क्या बच्चों की तरह शोर मचा रखा है, कब से तो बर्दाश्त कर रही थी। शगुफ्ता ने हंसते हुए रैकेट छोड़ दिया। चलें कल सही। मनम मिसबा की तरफ आ गया। चलो एक गेम तुम्हारे साथ भी हो जाए, बस रहने भी दो, ये लड़कियों के काम नहीं है। दादी ने बेजारी से मक्खी उड़ाई। मिसबा ने डाइजेस्ट में मुंह छुपाया। दादी को ताव आ गया, रिसाला झपट लिया। बस भूखे रहकर समझ लिया कि रोज़ा पूरा हो गया। अरे ये बरकतों, रहमतों, मगफिरत का महीना है। ना नमाज ना कुरान, यही सिखाते हैं ये रिसाले तुम्हें। मिसबा रूहानसी होकर अंदर भागी। मनम ने दादी के हाथ से रिसाला लेकर खोला। दादी जान, इसमें तो सभी कुछ शामिल है, इस महीने की बरक़ात से फैज़ाब होने और इबादत की तफसील। अब ये तो ख़ुद पढ़ने वाले पर मुनहसर है कि वो इसमें से क्या लेता है। अम्मा, आपने अभी तक बात नहीं की। राबिया ने एक बार फिर मौका देकर पूछा था। हथेली पर सरसों क्यों जमाती हो, पूछ लूंगी, वो चिढ़कर बोली। मनम ने रशीदा को घेर घार कर क्यारियाँ गमले अच्छी तरह साफ करवाए थे। इस वक्त वो जीन्स के पांचे चढ़ाए खुद गोडी करने में मसरूफ़ था। इसका ख्याल था यहाँ कुछ नए पौधे लगने चाहिए। क्यों दादी जान, यहाँ गुलाब की कलमें ना लगा दें ताकि बाहर के मौसम में फूल खिल सकें। मनम ने पुकार कर पूछा था। ए बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे लगा दो। दादी बेजार बैठी थीं, फिर राबिया की तरफ मुतवज्जा हुई। अब तुम्हारी क्या बात करूं? ये दो और तस्वीरें पड़ी हैं मेरे तकिए के नीचे। अच्छे खासे रिश्ते हैं, कबूल सूरज शरीफ बरसर रोज़गार लड़के, मिसबा और शगुफ्ता के लिए। तो फिर क्या, सबकी नज़रें मनम पर लगी हैं। इससे अच्छा था 2 साल और बाहर रहता। ये तीनों लड़कियां तो निपटती, हद करती हैं अम्मा आप भी। तो क्या करूं, तीनों का करवा दूं? वो जल भुनकर बोली। मैंने आपसे पहले कहा था, इन्होंने दुहाई दी। बस करो, मनम को कुर्बानी का बकरा तो मत समझो कि आराम से छुरी तले आ जाएगा। फिर इसके माँ बाप की न जाने क्या राय हो। आप पूछेंगे तो ही पता चलेगा। अच्छा पूछ लेती हूँ। मनम, मनम बेटा, ज़रा अपनी माँ को तो बुलाना। वो बिना कोई सवाल किए अपने पोषण की तरफ मुड़ गया। मैं जाती हूँ। राबिया जल्दी से उठ गई। मोहसिना आई तो दादी कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद असल मौजू की तरफ आई। मनम का अब क्या इरादा है बहू? किस बारे में? यहाँ रहेगा या वापस जाएगा? कहता तो यही है कि वापस नहीं जाएगा। अच्छी बात है अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि मनम की शादी कर दूँ। वो खुद ही मतलूबा मौजू की तरफ आ गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर किधर ख्याल है? ख्याल तो कहीं नहीं, मनम की मर्जी पर ही चलना होगा। अम्मा, घाट घाट का पानी पी आया है, अब कहाँ चुपचाप हमारी बात मानेगा। यूं भी मेरी राय में ऐसे फैसले बच्चों की मर्जी के मुताबिक ही तय हों तो अच्छा है। फिर भी कुछ राय तुम्हारी भी तो होगी, आखिर घर में भी लड़कियां हैं। उन्होंने मोहतात अंदाज इख्तियार किया। मोहसिना न जाने किस सोच में डूब गई थीं। मैंने कहा ना अम्मा, मनम ही से पूछूंगी, वो जहाँ कहे। उन्होंने परों पर पानी न पड़ने दिया। दादी मायूस सी हो गई। मेरा ख्याल है बहू, ज़रा जल्दी बात कर लो, अब इस मामले को ज़्यादा टालना ठीक नहीं। जी अम्मा, मोहसिना ने यही बात अली साहब से की। उन्होंने मनम को पकड़ लिया। वो खामोश सा हो गया। मैं खुद आपसे ये बात करना चाहता था, तो झिझक किस बात की बेटा, करो। हम तो खुद इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं जब इस घर में हमारी बहू आएगी। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। अम्मा का ख्याल है कि हम इस घर में से ही अपनी बहू का इंतखाब करें, मोहसिना ने बताया।
और आपका क्या ख्याल है? हमें तो तुम्हारी खुशी मुकद्दम है। उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। इसने बाप की तरफ देखा तो उन्होंने भी तायद में सर हिला दिया। तो अम्मी अबू, बात यह है कि मेरा इंतखाब। दरो दीवार पर एक मायनी खेज से खामोशी छाई रहती थी। मौसना ने कहा था, मनम सोच कर जवाब देगा। सबके असाब पर झुंझलाहट सवार हो गई। आखिर वो क्या सोच रहा है? और जाहिर है इस सवाल का जवाब मनम ही दे सकता था, जो मसरूर व मगन से अपने मामूलात में गुम था। दादी के तकिए के नीचे 3 तस्वीरें पड़ी जवाब की मुंतजिर थीं। रशीदा रोज़ पूछती, खाला पूछ रही थी, अच्छा सब्र करो, ये मामले इतनी जल्दी तय होने वाले नहीं होते। दादी झुंझला कर टोक देती। चलो भाई, सब तैयार हो जाओ, ईद की शॉपिंग के लिए चलते हैं। मनम ने कहा। क्यों? मिसबा ने सवाल किया। ईद की शॉपिंग क्यों करते हैं? वो उल्टा पूछने लगा। मेरा मतलब है, इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। भाई, मैं तुम लोगों के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाया। अब ईद की शॉपिंग मेरी तरफ से। दिवालिया हो जाएंगे, शगुफ्ता ने खबरदार किया। किसी किसी के लिए दिवालिया होने में भी मज़ा आता है, इसने मौज में कहा था। शगुफ्ता सुर्ख सी हो गई। नूर को इसका जुमला कुछ पसंद नहीं आया था, मगर बोली कुछ नहीं। जाओ भाई, बीना को भी बुला लो। एक तो ये बीबी मसरूफ़ बहुत रहती हैं। ज़रा सी देर में वो चारों बाजार में थे। मनम ने कोई जल्दी नहीं मचाई थी, आराम से इन्हें चॉइस का मौका दे रहा था। मिसबा ने झिझकते झिझकते जो सूट सामने आया इसी को पसंद कर लिया। वो यूं भी अपनी शॉपिंग खुद नहीं करती थी, सब कुछ बीना ही खरीदती थी। अब भी इसकी पसंद को छोड़कर, जो कि वाकई इस काबिल ना था कि ख़रीदा जाता, अपने और मिसबा के लिए सूट लिया। शगुफ्ता ने खासी देर लगाई थी। हर सूट खुलवा कर पूछती, ये ले लूँ? मनम कहता, ले लो। वो अगला सूट खुलवा लेती। खुदा खुदा करके यह मरहला तय हुआ तो नूर बीबी हाथ लटकाए इधर उधर गर्दन घुमा रही थी। क्या हुआ? कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। इसके अंदाज में खूबसूरत सी बेनियाजी थी। क्यों? बस मेरी आदत है, इतनी जल्दी कुछ भी दिल को नहीं भाता। ये ब्लू कलर का ले लो, तुम पर यह कलर सूट भी करता है। मनम ने एक सूट पर हाथ रखा। अच्छा, नूर ने कदरे गौर किया, फिर इसी बेनियाजी से बोली, आप कहते हैं तो ले लेती हूँ। मनम इसके अंदाज पर मुस्कुराया। बाकी तीनों जुज़बुज़ होती रहीं। नूर वाकई बहुत तेज़ थी। लड़कियां मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां पसंद करने लगीं। मनम ने ज़रा हटकर एक सबसे खूबसूरत और कीमती सूट ख़रीदा था। फिर बीना से कहने लगा, इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां पसंद कर दो। मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ इल्म नहीं। ये किस लिए? एक बहुत ख़ास हस्ती के लिए। अच्छा, कब देंगे? वो ठिठकी। चांद रात को। बीना मिसबा के बारे में ज़्यादा पुरयकीन नहीं थी। इसकी हज़ार ब्रेन वॉशिंग के बावजूद वो नूर और शगुफ्ता की तरह बोल्ड और पुरएतमाद नहीं हो सकी थी। फिर भी इसने बहुत खूबसूरत ज्वेलरी और चूड़ियाँ पसंद की। चुपके से इस पैकेट को अपने सामान में शामिल कर लो, किसी को पता न चले, इसने बीना से कहा। बीना ने रख लिया, मगर तीनों लड़कियां इतनी बेखबर भी ना थीं। ज़रा सा मशकूक हो गई, न जाने किसके लिए लिया हो। तीनों एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देखती थीं, लेकिन कोई नहीं जानती थी पर्दा गैब से क्या नमूदार होने वाला है। वो 15वां रोज़ा था, मगर वो सुबह कुछ अजीब सी थी। रुकी रुकी हवा, खामोश साकित फ़िज़ा। मनम सुबह ही घर से निकल गया था और मुंडेर पर कौवा बोले चले जा रहा था। इसकी ये काएँ काएँ नूर को खासी नागवार गुजर रही थी, जो घर की पुरसुकून फ़िज़ा में दरारें डाल रही थी। लगता है नजमा आएगी सरगोदा से, कहती थी इस बार ईद यहीं करेगी। दादी की बड़बड़ाहट बुलंद हुई। नूर ने उकताकर इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर झुककर मिट्टी का ढेला उठा लिया। तभी दरवाज़ा खुला। कौवा फुर से उड़ गया। ढेला नूर के हाथ में रह गया। इसने पलट कर देखा, फिर ठिठक गई। मनम आया था। इसकी गोद में 2 बेहद गोरे गुलाबी बिल्कुल एक जैसे बच्चे सुर्ख टोपियों और कोट पहने हुए थे। दोनों की उम्रें कोई 1.5 बरस के करीब थीं और इसके साथ एक दराज कामत, कदरे फरबही मायल वजूद मगर बेहद खूबसूरत और गोरी सी नफीस सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर बशाशत व खुशी खेलती थी। मनम सीधा दादी के पास आ रुका। दादी जान। उन्होंने कंबल हटाकर देखा, फिर जल्दी से उठ बैठी और हैरत से मनम को देखने लगीं। इसने आगे बढ़कर दोनों बच्चे दादी की गोद में दे दिए। दादी, ये आपके पड़पोते हैदर और सिकंदर, और ये आपकी बहू डॉक्टर नादिया। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। डॉक्टर नादिया आगे बढ़कर दादी के सामने झुकी तो नूर के हाथ से मिट्टी का ढेला छूट कर नीचे गिरा और मिट्टी हो गया। वो तीनों अपनी अपनी जगह चोर सी बन गई थीं। नूर कलियां नोच नोच कर क्यारी में फेंकती रहती। गुस्सा, झंझलाहट, बेजारी, न जाने क्या क्या इसके असाब पर तारी रहता। लंदन की कोहर आलूद सुबहें और सर्द धुंधलकों में डूबी शामें न जाने कहाँ गुम हो गई थीं। दादी पुकारती, इधर आ बच्ची, मेरे पास बैठ। वो सुनी अनसुनी कर जाती। समझ में नहीं आता किससे लड़े, अपनी नाकाम ख्वाहिशों से या तकदीर से। शगुफ्ता डॉक्टर नादिया को देखती तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती। खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता, क्वालिफाइड डॉक्टर, और वो खुद क्या थी, एक बीए पास घरेलू सी लड़की। वो दुखी हुई मगर बहुत जल्द इस हकीकत को कबूल कर गई। ना इबादत में खुशू व खुजू, न नीयतों में खलूस। कभी इसे मांगा भी नहीं, फिर भी हम चाहते हैं वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह चाहता ही नहीं कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। ख्वाब तो मिसबा ने भी बुन लिए थे।
अब इन्हीं उधड़े ख्वाबों से उलझती थी। बीना तासुफ से इसे देखने लगी। कभी कभी बिना सोचे समझे क्या कुफर बक जाते हैं हम लोग। अल्लाह नहीं चाहता कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। फजूल ख्वाहिशें पालते, ख्वाबों के शीश महल बना लेते हैं, अपनी हैसियत व औकात से बढ़कर ख्वाहिश करते हैं और फिर दुखी होते हैं। हमें क्या मालूम हमारे लिए क्या बेहतर है। कबूल तो करना था। जब मनम के वालिदैन ने आगे बढ़कर खुशदिली से अपनी बहू को गले लगा लिया था तो किसी को एतराज़ का हक ही क्या था। सब अपनी अपनी जगह जल भुन कर चुपके चुपके दिलों की भड़ास निकाल कर खामोश हो रहे। दादी परदादी अपने पोते पड़पोतों को देख देख कर निहाल होती। मनम बच्चों और बीवी में मगन हो गया और ये भी भूल गया कि इसने क्यारियों में गुलाब की कलमें भी लगाना थी। मौसना इसके कान खींचती, इसलिए सबका इतना ख्याल रखा जाता था। वो खजल सा हो जाता। डॉक्टर नादिया में ज़रा नखरा या गरूर ना था। सबके साथ घुल मिल गई। दिलों में जो भी था बज़ाहिर सब खुशदिली से मिलते। मनम ने कह दिया था अब वो वापस नहीं जाएगा। नादिया के वालिदैन भी अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। नादिया अपना क्लिनिक यहीं सेट करेगी। मनम वहाँ नादिया के वालिद के होटल की देखभाल करता था। साथ ही इसने अपनी तालीम भी जारी रखी थी। अब दोनों का इरादा पाकिस्तान में इसी तर्ज का होटल खोलने का था। क्या हो रहा है? नादिया ने अंदर आते हुए खुशदिली से पूछा। फिर कदरे हैरान होकर बेड पर बिखरी बेतहाशा चीज़ों को देखने लगी। अरे कुछ नहीं, दोनों आपियों की ईदी तैयार कर रहे थे। बीना ने हंसते हुए चीज़ें इधर उधर करके इसके बैठने की जगह बनाई। खुद वो शायद मशीन पर कमीज़ सीने में मसरूफ़ थी। बेड पर रंग बिरंगी फ़्रॉकें, चूड़ियाँ, जूते, खिलौने, मेहंदी की कोन और न जाने क्या क्या बिखरा हुआ था। नादिया दिलचस्पी से उठाकर एक एक चीज़ देखने लगी। इतनी बहुत सी चीज़ें जाएंगी। ये ईदी है जनाब, अभी तो अम्मी और मिसबा बाज़ार गई हैं बाजी के लड़कों के लिए पैंट शर्ट लेने। और तुम क्या सी रही हो? बाजी का सूट कह रही थी सी कर भेजना। इनका ससुराल लंबा चौड़ा है ना, बिल्कुल वक्त नहीं होता। वह कैंची उठाकर फालतू धागे काटने लगी। हैदर और सिकंदर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वो एक मुन्नी सी फ्रॉक उठाकर देख रही थी, फिर हंस दी। क्या हुआ? इस वक्त मेरा दिल चाहा काश मेरी एक बेटी होती तो मैं ये फ़्रॉक इसके लिए ज़रूर ही रख लेती, ख्वाह तुम बुरा ही क्यों ना मानती। मैं आपको यूं ही दे देती, बहुत खुशी से, बल्कि और भी सी थी। ईद का असल मज़ा तो पाकिस्तान में ही है। अगरचा वहाँ भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी मिलकर इस किस्म की तकरीबात का एहतमाम कर लेती हैं, फिर भी वो मज़ा नहीं आता। ईद पे अब मज़ा ही कहाँ, रमज़ान शुरू होते ही टेंशन सवार हो जाती है सब पर। वो कमीज़ के गले का जायज़ा ले रही थी। कैसी टेंशन? यही ईदी। हाँ, खर्चा तो काफ़ी हो गया होगा। खर्चा तो अभी होना है, मतलब मेरी ईदी आनी है, ये तो खुशी की बात है। फिर जानी भी है और ज़ाहिर है जितनी आएगी इससे ज़्यादा जाएगी। क्यों? बीना इसे देखकर मुस्कुराई। नाक का मसला है। किसकी नाक का? हम सब की। ये तो अच्छी बात नहीं नहीं है, मगर हम बहुत सी बुरी बातें महज इसी नाक की वजह से इख्तियार कर लेते हैं। कैसी सिली है? इसने कमीज़ फैलाई। तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है। नादिया ने तारीफ़ की। तभी जमीला बेगम और विस्बा लदी पंदी चली आईं। तौबा है तौबा, एक तो रोज़ा ऊपर से रश और ये दुकानदार, इनकी आंखें तो माथे पर जा लगी हैं। कभी तो बाजी जी, अम्मा जी, बहन जी, आपकी अपनी दुकान है कहते हुए हलक सूख जाता है। और अब ज़रा कीमत घटाने की बात करो। कपड़ा उठाकर एक तरफ रख लेते हैं। कैसी हो दुल्हन? अपना दुखड़ा रोते रोते धप से बेड पर गिरते हुए इन्होंने नादिया से पूछा। शुक्र है, वो आहिस्तगी से गोया हुई, फिर शॉपिंग बैग देकर कहने लगी, बहुत कुछ खरीद डाला आपने, बस ज़रूरत ही की चीज़ें हैं। इसे जवाब देकर वो बीना की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम्हारी नंदों के और सास के जोड़े खरीद लिए हैं। अब तुम्हारा बाप कुछ और पैसे देगा तो तुम्हारी नंद के लड़के का सूट खरीद लूँगी। फिर ख्याल आया नादिया बैठी है तो बात बदलते हुए बोली, सारा रमज़ान तो बाज़ारों की ख्वारी में गुजर जाता है। हमने अपने इस खूबसूरत मजहबी त्यौहार को कितना मुश्किल बना लिया है। मनम मनम और नादिया अफ्तार पार्टी के बाद वो वापस आ रहे थे। क्यों, क्या हुआ? वही ईदियों का मसला। आपकी मोमानी भी वही सब बता रही थी। अपनी बेटी को ईदी पे ये कुछ भिजवाया और बहू की ईदी में फ़लाँ फ़लाँ चीज़ आई। क्या हमारे लिए खुशी सिर्फ चीज़ों की तादाद और कीमत में ही पोशीदा है? मनम को अच्छी बात ये लगी कि वो हम का सीगा इस्तेमाल कर रही थी। इतना अर्सा इंग्लैंड में रहने के बाद पाकिस्तानी इसके लिए तुम लोग नहीं हो गए थे तो क्या करें, ख़त्म कर दें इस रस्म को? इसने हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया। मैं इस खूबसूरत रस्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ईदी लड़की के लिए खुशी का बायस होना चाहिए, ना कि पूरी ससुराल और दीगर ख़ानदान के लिए। बात यह है नादिया कि कोई भी रस्म, रिवाज व रिवायत बज़ाते खुद इतनी बुरी नहीं होती जितना हमारा नमूद नुमाइश का जज्बा इसे बुरा बना देता है। और क्या करें कि यह जज्बा हमारी कौम के खून में सरायत कर गया है। इसके बगैर तो हमारा खाना हज़म नहीं होता। जब तक हमारे पड़ोस को ये खबर ना मिल जाए कि हमारे घर नया टीवी आ गया है। मेहमानदारी ही को देख लो, कितनी मुश्किल हो गई है। बल्कि हमने बना दी है कि अब मेहमान एक से दो बार आ जाए तो हमें कोफ्त होने लगती है।
तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बंदा अपनी बेटी के लिए 10 जोड़े बना रहा है और वो इस्तेताद रखता है कि वो अपनी बेटी को 10 जोड़े दे, मगर वो साथ ही साथ हर किसी को बता रहा है, बल्कि दिखा रहा है। तो ख्वाहिशें तो हर बंदे के अंदर होती हैं। फिर जब इज़्ज़त का मयार ही ये हो, तो सामने वाला किस तरह अपनी बेटी को एक जोड़े पर टरकाए? तो ये ख़त्म कैसे होगा? ये खड़ाक तुम औरतों का फैलाया हुआ है, ख़त्म भी तुम ही करो। मर्द तो इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है। अब सारा इल्ज़ाम औरतों पर लगा दें। इस जगह पर मैं समझता हूँ औरत का किरदार ज़्यादा मजबूत है। वो चाहे तो इस मसले को संवार दे, चाहे तो मज़ीद उलझा कर रख दे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कहीं न कहीं से तो शुरू होना चाहिए। तो तुम करो ना शुरू। मनम ने मोड़ काटते हुए बर्जस्ता कहा। मैं? हाँ, तुम मना कर दो अपने वालिदैन को, वो तुमसे ईद मिलने आएँ या हम जाएँ। फल, फूल, मिठाई, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दें, मगर इन्हें मना कर दो कि ये जोड़े, ज़ेवर, ये वो तुम्हें नहीं चाहिए। वो कुछ लम्हे इसे देखती रही, फिर कदरे पुरजोश लहजे में गोया हुई। तुम ठीक कहते हो मनम, किसी न किसी को तो पहला कतरा बनना होगा। मैं बनूंगी। मैं आज ही मम्मी को फ़ोन कर दूंगी कि मुझे ईदी नहीं चाहिए, कम से कम इस तरह की नहीं। बीना के ससुराल वाले ईदी लेकर आ गए थे। इतने दिनों में जमीला बेगम अपना मतलूबा टारगेट पूरा कर चुकी थी, तो सब कुछ ऐसा तरीके से हो गया। इस वक्त सब सहन में जमा ईदी के लवाजमात पर गौर कर रहे थे। झिलमिल करते कपड़े, जिगर जिगर करती चूड़ियाँ, बीना के चेहरे पर आलूही रंग बिखेर रही थीं। खूबसूरत सी मुस्कान लबों में दबाए वो खामोशी से सबके तबसरे सुन रही थी, और जमीला बेगम दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थीं कि हर चीज़ बहुत आला और ख़ूबसूरत आई थी। इनकी जेठानियों और देवरानियों को बात करने का मौका नहीं मिला। सब मिठाई खा रहे थे और तबसरे कर रहे थे। अच्छा भाई समेटो ये सब, किसी ने कहा। मिसबा ने सब समेटा और अंदर ले गई। फिर वो सब चीज़ें आ गईं जो ब्याही बेटियों के घर जानी थीं। जमीला की चीज़ें तादाद में ज़्यादा थीं, अमीना की क्वालिटी और कीमत के लिहाज से बढ़िया, मगर सबकी आंखें खुल गईं। राबिया बेगम के जोड़ों के साथ लॉकेट सेट जगमगा रहा था। वो बड़े फ़ख्र से बता रही थीं, पहली ईद थी, मैंने सोचा कोई सोने की चीज़ भी होनी चाहिए। ना कुछ मेरी बेटियों को भी भिजवाया है, या हैदर को गोद में लिए दादी को याद आया, इनको भी पैसे भिजवा देंगे अम्मा। जमीला ने ऊंची आवाज़ में कहा, फिर बेजारी से गोया हुई। सारी उम्र नंदों को देखते रहो। आंटी आपकी बालियाँ कहाँ गईं? शगुफ्ता ने पूछा तो राबिया का हाथ बेख्तियार कानों तक गया। बस वो नहाते हुए उतारी थीं, फिर पहनना भूल गईं। शगुफ्ता न जाने क्यों हंसने लगी। नूर ने इसे घूर कर देखा था। क्या हुआ? मिसबा ने इशारे से पूछा। शगुफ्ता ने लॉकेट सेट की तरफ इशारा कर दिया। वो समझकर सर हिलाने लगी। मोहसना तुमने नहीं भिजवानी ईदी? अचानक दादी को ख्याल आया। अम्मा वो तो मनम दे भी आया। इन्होंने सादगी से जवाब दिया तो सब बुरी तरह ठिठक गईं। ये क्या बात हुई मोहसिना, तुमने दिखाई भी नहीं चीज़ें, हम क्या नज़र लगा देते? अमीना ने एतराज़ किया। बस मनम ने मना कर दिया, कहने लगा ये दिखावा है, जो जितना दे सकता है अपनी अपनी जगह दे दे। तुम्हारा मतलब है हम दिखावा कर रहे हैं? जमीला को बुरी लगी इसकी ये बात। मैं नहीं, मनम कहता है, आंटी मनम कहते हैं। इस तरह मुकाबलेबाजी का रुझान पैदा होता है और हमें इस रुझान को ख़त्म करना चाहिए। खामोश बैठी नादिया एकदम बोल उठी। मोहसिना ने इसे ठहोका दिया। वो खुद भी सबके लबों पर तमस्खर देखकर कुछ पजल हो गई थीं। हम एक जगह इकट्ठे रहते हैं बीबी, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। इसमें दिखावा है न मुकाबला। तुम दोनों हमें नई पटियां पढ़ाने की कोशिश मत करो। अमीना रुखाई से गोया हुई। नादिया का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने तो महज एक बात की थी, दलाइल इसके पास बहुत थे, मगर मनम ने कहा था हमारे यहाँ बुजुर्गों को दलाइल देकर कायल करने का रिवाज नहीं, इसलिए तुम कोई भी बात सुनकर खामोश हो रहना। तो वो खामोश हो गई थी। तुम लोग ये बताओ कितने पैसे भेजे हैं मेरी बेटियों को? दादी को अपनी फ़िक्र पड़ी थी, सो बात बदल गई। तौबा, मम्मी तो मेरे पीछे ही पड़ गईं बात सुनकर। सब अपने अपने कमरों में दुबके थे। वो दोनों इस हल्की खुनक फ़िज़ा में बाहर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। आसमान पर सितारे मद्धम से थे। कौन सी बात? मनम ने पूछा। वही ईदी वाली। कहने लगी मेरा दिमाग ख़राब है, अभी तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, बातें सुना सुना कर जज कर देंगे। मैंने कहा यही तो असल बात है, जब लोग देखेंगे कि मेरा इन बातों से कुछ नहीं बिगड़ता, तो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे, और तब इनके अंदर तकलीद का जज्बा पैदा होगा। खासी देर तक बहस हुई हमारे दरमियान, लेकिन इन्हें मानना पड़ा। जज्बा तो तुम्हारा खूब है, मनम ने सराहा। जाहिर है एक नया काम होगा तो लोग बातें तो बनाएंगे, अम्मी को बर्दाश्त तो करना है। वो मुतमईन से लहजे में गोया हुई। अच्छा मुझे तो नमाज़ पढ़ना है मनम, तुम क्या करोगे? मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। वो दोनों कप उठाकर अंदर आई। किचन में कप धोकर रखने के बाद बाहर निकली तो लाउंज की लाइट जलती देखकर इधर आ गई। जमीला और मोहसना बातें कर रही थीं। तुम्हारी बहू की ईदी नहीं आई? जमीला ने पूछा। अभी तक तो नहीं आई, मोहसना ने जवाब दिया। खासी तगड़ी ईदी आएगी, सारी उम्र इसके बाप ने बाहर कमाया है। पता नहीं, मनम ने तो जिक्र नहीं किया, ना बहू ने कुछ बताया।
मोहसना अपने घर की खबरें दूसरों को ज़रा कम ही देती थीं। वो नाजिया के मामू ससुर हैं ना, वही जो पिछले साल शारजा से वापस आए थे। इन्होंने अपने दामाद को पहली ईद पर मोटरसाइकिल दी थी। हद होती है दिखावे की भी, वरना ये कोई तुक है, एक तो देना ऊपर से चर्चा भी करना। मोहसना को खासी कोफ्त हुई सुनकर, ताकि इनकी देखा देखी दूसरे भी मुतालबा करें। सारी बात पैसे की है, जिसके पास जितना होगा इतना ही देगा। इस लिहाज से मेरे समधी को तो कार देनी पड़ेगी ईदी में। बस लोग तो न जाने क्या क्या करते फिरते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब। क्या बेटी दे देना काफ़ी नहीं? मोहसना भी आखिर मनम की माँ थी। लोग तो वाकई। नादिया सर झटक कर अपने बेडरूम की तरफ मुड़ गई। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया था। दादी ने कहा, मेरे तकिए के नीचे तीनों तस्वीरें अभी भी पड़ी हैं, और एक एक करके तीनों तस्वीरें मुतल्लिका हाथों में पहुंच गईं। तो दादी ने शुक्र का कलमा पढ़ा। दिन दौड़े चले जा रहे थे। दादी की बेटियों की ईदी पहुंची, तब इन्हें सुकून आया। सब ईदियां निपटीं तो लड़कियों को अपनी शॉपिंग की फिक्र हुई। बीना की मशीन चलती रहती। बहनों के जोड़े सीने में अपना सूट तो रह ही गया था। फिर पता चला नूर अपना 2,500 का सूट ले आई थी, मगर आते ही अलमारी में छुपा दिया। गोया हम तो चुरा लेते। शगुफ्ता ने नादिया से कहा था, आपने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है? नूर आकर इनके पास बैठी तो नादिया से पूछने लगी, मनम ले आए हैं मेरे लिए सूट और चूड़ियाँ, मगर अभी दिया नहीं, कहते हैं चांद रात को दूंगा। इसने मुस्कुराते हुए बताया। वो तो सिर्फ 1200 का आया था। इसके मुँह से बेख्तियार निकला। नादिया को इसकी बात बचकाना लगी। अहमियत पैसे या कीमत की नहीं होती, मोहब्बत की होती है, और मनम ने वो सूट बहुत मोहब्बत से ख़रीदा है। खैर ये भी कोई बात हुई, जो बात 2,500 के सूट में है वो 1200 के सूट में कहाँ? नूर ने दिल में सोचा। अब देने को तो मेरे पापा मुझे 25,000 का सूट दे सकते हैं, बल्कि अगर मैं चाहूँ तो अपने ज़ाती अकाउंट से भी ख़रीद सकती हूँ, मगर इस बेजा इसराफ का फ़ायदा, जबकि मुझे पता है मैं 400 के सूट में भी मनम को इतनी ही खूबसूरत लगूंगी। आखिरी जुमला कहते हुए इसका लहजा शोक हुआ था। नूर को लगा इसने जानबूझकर 25,000 का जिक्र करके इसके 2,500 के सूट को बेवकूफ़ करने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है हैदर और सिकंदर उठ गए हैं। नादिया उठ गई। 25,000 का सूट? शगुफ्ता ने इसके उठने के बाद आंखें फैलाईं। बातें बनाना तो कोई मोहतरमा नादिया साहिबा से सीखे, वरना मैंने तो सुना है मोहतरमा कि इस दफ़ा ईदी ही नहीं आ रही। नूर के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि नादिया झिटक गई। हालांकि ससुराल में इनकी पहली ईद है। नादिया सर झटक कर अंदर चली गई, मगर वो ज़्यादा दिन तक सर ना झटक सकी। उठते बैठते चलते फिरते कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात इसके कानों तक ज़रूर पहुंचती। वो नज़रअंदाज करते करते अब सोचने और फिर चिढ़ने लगी थी। मनम से जिक्र किया तो वह हैरत से इसकी सिम देखने लगा। इसका अंदाज़ा तो था ही तुम्हें। मुझे चिढ़ होने लगी है। यूँ लगता है मेरी ईदी मेरा नहीं सबका मसला है। अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे? नहीं तो बस ठीक है, किसी और से हमें क्या मतलब। इसने गोया बात ख़त्म कर दी। नादिया को अरूसा याद आई। जब इसे पता चला लॉकेट सेट अरूसा की ज़िद था तो इसने अफसोस से सर हिलाया था। कम अज़ कम अरूसा को तो अपने वालिदैन की मजबूरियों का एहसास करना चाहिए था। तब मोहसना ने रसानियत से कहा था, दूसरों की बातें सुनना बहुत मुश्किल काम है, वरना अरूसा ऐसी बच्ची तो ना थी। आज इसे भी एहसास हुआ था, दूसरों की बातें और वो भी मैके से मुतालिक सुनना वाकई बहुत मुश्किल है। 29वां रोज़ा था जब सरगोदा से मजली पुप्पो आ गई अपने दोनों छोटे लड़कों के साथ। मैंने जब से मनम का सुना तब से आने को बेताब थी। मनम को साथ लगाए वो आबदीदा हो गई। कहाँ मारे मारे फिरते रहे, कभी याद ना आई। फिर माशाल्लाह चश्मे बदूर कहकर नादिया को प्यार किया। हैदर और सिकंदर को गोद में लेकर बैठी अपनी ससुराल के किस्से सुनाती रहीं। दादी मसरूर सी बैठी थीं। अपने दुख सुख तो सिर्फ बेटियों से कहे जा सकते हैं। वो साथ मिलकर रो लेती हैं, दिल में छुपा लेती हैं, किसी से नहीं कहती। काश आज ही चांद नज़र आ जाए। अब 30वां रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं हो रही। लड़कियां टीवी खोले अपने सूट टांगती रहीं। फिर चांद नज़र आ गया। टीवी पर ऐलान हुआ था। मिसबा भागी आई। मुबारक हो बहुत बहुत, कल ईद होगी। लाओ भाई शगुफ्ता अपनी लिस्ट दो, सुबह के लिए क्या क्या लाना है? अबू ने पुकार कर पूछा। शगुफ्ता ने लंबी लिस्ट थमा दी। तभी रशीदा भी चली आई। चांद मुबारक, ईद मुबारक। फिर शगुफ्ता के अब्बू को देख कर रुक कर जल्दी से बोली, चांद मुबारक हो साहब जी। इन्होंने 100 रुपये निकाल कर दिया। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। पुप्पो को देखकर इसकी बाँछें खिल गईं। बीबी आप कब आईं? सुबह ही पहुंची हूँ। इन्होंने बटुआ निकाला और 20 रुपये इसकी हथेली पर रख दिए। मनम अंदर आया तो नादिया कुछ खामोश सी बैठी न जाने क्या सोच रही थी। तुम्हें क्या चांद नजर आने की खुशी नहीं हुई? मनम ने ठिठक कर पूछा तो वो चौंकी। ऐसी तो कोई बात नहीं, तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यूं ही तबीयत बोझल सी हो रही थी। कोई बोझल नहीं हो रही, उठो तुम्हें चांद रात की रौनक दिखा लाऊं। मनम ने इसकी कलाई थामी। सब जा रहे हैं। मनम का इरादा तो यही था, मगर इसके लहजे की बेजारी व कोफ्त महसूस करके इरादा बदल दिया। नहीं, चुपके से निकल जाते हैं। ठीक है, मगर मैं भी चुपके से अम्मी को बताऊं। हैदर और सिकंदर का ख्याल तो वही रखेंगी।
इसका मूड खुशगवार हो गया था। फिर वो मौसना को ढूंढते हुए इधर आई थी मगर ठिठक गई। मौसना न जाने किधर थी मगर मौजू गुफ्तगू इसी के साथ थी। मैंने तो सुना था बहुत अमीर घर की लड़की है। पुप्पो के लहजे में हैरत थी। हैं बीबी, दुल्हन की ईदी ही नहीं आई। रशीदा ने उंगली मुंह में दबा ली। कमी कमीन भी यूं ईद खाली नहीं जाने देते। जो बन पड़े करते हैं, पर यहाँ तो रिवाज ही निराला निकला। रिवाज की बात नहीं, दिल की बात है। हमने भी अपनी बेटियों को दिया और दिल खोल कर दिया, मगर इन्होंने तो लगता है बेटी सर से उतार फेंकी है। बीबी, मेरा अब्बा तो खुद मेरे लिए नया जोड़ा लाया था। अभी वो चौकीदार है। रशीदा ने फ़खरिया लहजे में बताया। क्या पता पहले ही कुछ ना हो, यूं ही ढोंग हो अमीरी का। पता नहीं ऐसे थड़ले लोग ना देखे ना सुने। नादिया बीबी, तुम चली थी इनके रस्मों रिवाजों रीतों को बदलने। ये तो मरते मर जाएं, इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे। वो तेज़ी से वापस आई। तुम्हें क्या हुआ? इसका लाल भभूका चेहरा देखकर मना मतहिया रह गया। कुछ नहीं, आप बाइक निकाले, मैं आती हूँ। वो इसे कहकर फ़ोन की तरफ पलट गई। ईद के रिवायती रंग चार सू धरती पर बिखरे थे। चारों पोर्शंस में हंगामा मचा हुआ था। जहाँ रात को काम सिमट गया था वहाँ तो फिर कुछ सुकून था। जहाँ सारे काम सुबह के लिए संभाले गए थे वहाँ गड़बड़ थी। खैर, मर्द नमाज के लिए चले गए। दादी नया जोड़ा पहनकर तख्त पर बरजमान हो गईं। इनके बेटों ने रात ही तकिए के नीचे काफ़ी नोट रख दिए थे। पोतियाँ तैयारी के बाद परियां सी लग रही थीं। वो दादी से ईद मिलती, दादी पेशानी पर प्यार करती, 100 रुपए ईदी देती। फिजा में मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक बहुत भली लगती थी। नूर ने अपना 2,500 का सूट अब भी संभाल रखा था। वो इसे शाम को पहनना था। नादिया तैयार होकर आई तो मौसना ने बेख्तियार इसकी नज़र उतारी थी। मेहंदी का खूब रचा हुआ रंग, मनम के लाए हुए सूट के साथ मुनासिब मेकअप और खूबसूरत ज्वेलरी के साथ शहजादी लग रही थी। एक हाथ में सोने और दूसरे में कांच की चूड़ियाँ थीं। बेटा, टीका भी लगाना था। मैंने तो तुम्हें दुल्हन बने हुए नहीं देखा। मौसना ने फरमाइश की। वो खड़ी हुई, मगर मनम के साथ अपने पापा को आते देखकर रुक गई। अस्सलाम वालेकुम पापा, ईद मुबारक। ऐसे आन बान और शान वाले पापा को देखकर सब मबहूत से हो गए। बेहद वक़ार और मुलायमत के साथ वो फर्दन फर्दन सबकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। मुलाजिम ने फलों और मिठाइयों की टोकरियां लाकर रख दीं। भाई साहब, ये क्या? मौसना ने कुछ कहना चाहा। हम अपनी बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते। इनका लहजा सादा ही था। कोई भी नहीं जाता, मगर इतना तकल्लुफ़ अपनी अपनी हैसियत की बात है। लहजा अब भी सादा था, मगर इन्हें चुप लग गई। अमीना भौंकलाकर लड़कियों को पुकारने लगीं। आनन फानन मेज़ सज गई। अनवाع व अक़साम की चीज़ें। इन्होंने ज़रा सा चखा, फिर हाथ खींच लिया। नादिया मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। पापा, मम्मी को भी ले आते। शाम को उन्होंने इनवाइट किया है तुम सब लोगों को। फिर वो जल्द ही खड़े हो गए। जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली। मनम बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम दोनों को क्या ईदी दी जाए। भाई, ये 2-4 जोड़े तो हर कमी कमीन भी दे देता है। तोहफ़ा ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे और हमारी बेटी के शायान शान हो। उन्होंने चाबी इसकी तरफ बढ़ाई। वो कुछ हैरान होकर देखने लगा। मैं समझा नहीं पापा। भाई, तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए ईद का तोहफ़ा नई गाड़ी। मगर पापा, वो हक्का बक्का रह गया। थैंक यू पापा। नादिया ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर चाबी थाम ली और एक फ़खरिया मुस्कुराहट लबों पर सजाकर सरसरी सी निगाह सब पर डाली। और इस निगाह में बहुत कुछ था। फ़ख्र, इत्मीनान, सरूर, खुशी, दूसरों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश। मुझे गाड़ी की कमी वाकई बहुत महसूस होती थी। मौसना ने हक्का बक्का खड़े मनम के कंधे पर हाथ रखा। वो तासुब से सर हिलाते हुए गोया हुआ। आपने सच कहा था अम्मी। अब ईद हमारे लिए ईद नहीं, सिर्फ ईदी बनकर रह गई है। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।